नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। झारखंड के सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सभी को राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं और किसी भी वक्त वे अपने आदेश से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा सकते हैं। इस राजनीतिक असमंजस और ऊहापोह की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने कल झारखंड मंत्रालय पहुंचकर विभागीय कार्यों का निपटारा किया। इधर दुमका की एक युवती को जलाकर मारने के मामले में पीड़िता के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जबकि राज्यपाल रमेश बैस ने भी पीड़िता के पिता से बात कर उन्हें सांत्वना दी और अपने विवेकानुदान मद से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है, जबकि सांसद निशिकांत और अन्य भाजपा नेताओं की ओर से पीड़ित परिवार की सहायता के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे समेत अन्य नेता आज पीड़िता के परिजन से मिलने दुमका पहुंच रहे हैं। इधर गोड्डा जिले में इस घटना के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। दुमका में युवती को जलाकर मारने की घटना को लेकर पूरे राज्य में अब आक्रोश देखा जा रहा है। देवघर जिले में भी इस घटना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई संगठनों ने आरोपी का पुतला दहन किया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। राज्य के सियासी हालात और पीड़िता की मौत के बाद राज्य में आक्रोश, इन दोनों मुद्दों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। मामला मीडिया में प्रकाश में आया था जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने बकायदा भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर गवर्नर से मिला था और उन्होंने शिकायत किया था कि मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए उन्होंने अपने नाम पर जो रांची का अनगढ़ा इलाका है वहां पर उन्होंने खनन पट्टा लीज पर लिया है। और उसके बाद जो गवर्नर हाउस से इस पूरे मामले पर जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उनसे मंतव्य मांगा गया था कि इस मामले में कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए हेमंत सोरेन पर। तो इसको लेकर बकायदा पूरी सुनवाई चली है। करीब 4 महीने तक जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में लगातार सुनवाई की गई है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी उनके लोगों का भी वहां पर बयान लिया गया और मुख्यमंत्री को भी अपना पक्ष रखने के लिए कई बार मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार तबियत खराब या परिवार में दूसरी परेशानियों की वजह से जो है वो समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इन्हें कई बार वक्त दिया और उसके बाद 18 अगस्त को इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई पूरी हुई। तो ये सुनवाई पूरी होने के बाद 18 अगस्त के बाद से जो झारखंड में एक तरीके से कह सकते हैं अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद 3 दिन पहले जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गवर्नर हाउस को अपना मंतव्य भेज दिया था, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नर हाउस से कभी भी जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आदेश केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है और उसके बाद वहां से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये मामला गंभीर है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, सारे पक्षों का बयान लिया गया है, उसके बाद जो गवर्नर हाउस है वो भी अब कानूनविदों की राय ले रहा है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कभी भी गवर्नर हाउस की ओर से इस पूरे मामले पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक एक तरीके का माहौल जो झारखंड में है और स्थिरता की जो स्थिति देखने को मिल रही है, उससे एक तरीके से झारखंड में जो हम कह सकते हैं वो माहौल थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब
जब लगा कि हाँ केंद्रीय निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट झारखंड में आ गई है, गवर्नर के पास आ गई है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं महागठबंधन की जो यहाँ सरकार चल रही है जेएमएम की अगुवाई में, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, वहां पर एक डर का माहौल भी देखने को मिला और लगातार वहां पर डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी और उसके बाद यहां तक कि विधायक कहीं दूसरे पाले में ना चले जाए या उनको एक तरीके से साथ रखने की कोशिश के तहत पिकनिक भी मनाया गया और बाकायदा सब। हजारीबाग जिले में आयोजित होने वाली भाकपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। ये बैठक 23 से 25 सितंबर तक प्रस्तावित है। पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए विशेष रणनीति तय की जाएगी। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,439 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 22,031 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के 65,732 मामले सक्रिय हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,439 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.66%, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.70%, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.64% दर्ज किया गया। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,20,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 11 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 37 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 12 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस मसले पर रांची स्थित रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हिरेंद्र बिरुआ ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि स्वाइन फ्लू कोरोना की तरह फैलने वाली बीमारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रिम्स में स्वाइन फ्लू का एक भी मरीज अब तक नहीं आया है, लेकिन इससे निपटने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार रखी गई है। अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। जहां तक स्वाइन फ्लू का सवाल है, अभी तक हमारे संस्थान रिम्स में स्वाइन फ्लू का कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं है और अगर ऐसा कुछ सस्पेक्टेड केस आता भी है तो हम उसे जल्द से जल्द डायग्नोस कर पाएंगे और इलाज कर पाएंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2021-22 के प्रशिक्षु अधिकारियों से कल नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि अब उन्हें विश्व मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। अगले 25 वर्षों के लिए सोचने और योजना बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आईएफएस के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को सेवा में शामिल होने पर बधाई दी और कहा कि उन्हें अब विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार वर्ष मनाने की बात करते हुए पीएम ने विस्तार से चर्चा की और वे बाजरा ज्वार को लोकप्रिय बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दल बदल मामले में श्री मरांडी के खिलाफ स्पीकर चार्ज फ्रेम कर चुके हैं। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच अब लोगों की नजर स्पीकर के न्यायाधिकरण पर भी टिकी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। के लिए दिशा निर्देश है। ये रोडमैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताने और मार्गदर्शन करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। इसमें अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण शामिल है। इंडिया @ 100 दस्तावेज परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देब रॉय, सदस्य
संजीव सान्याल और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की उपस्थिति में से जारी किया जाएगा। राजधानी रांची समेत तो राज्य भर में आज तीज की धूम है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए विशेष अनुष्ठान कर रही हैं। तीज को लेकर देवघर जिले के बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। तीज व्रत की सामग्रियों की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। आज दिन भर के उपवास के बाद सुहागिन महिलाएं शाम में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करेंगी। फल खरीद रहे हैं, जो पकवान लगते हैं वो घर में बनाया जाता है। और बस शाम को पूजा होता है। किस तरह का त्योहार है? पति के लंबी उम्र के लिए होता है और दिन भर फास्टिंग, रात में पूजा होने के बाद फिर सुबह फिर पारण किया। सिमडेगा में आयोजित 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। कल आखिरी दिन पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में एकलव्य हॉकी सेंटर रांची ने हॉकी रांची को 7-1 से पराजित किया। महिला वर्ग में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने हॉकी रांची की टीम को 1-0 के अंतर से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष चंद्रयानी मजूमदार ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में टाटा एकेडमी लगातार प्रयासरत है। राज्य में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। 1 से 3 सितंबर तक राज्य भर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला स्थापना समिति, जिला शिक्षा स्थापना समिति और जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में सामान्य अनुकंपा, उग्रवादी हिंसा और प्रोन्नति से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। और आइए अब देखते हैं श्वसन एलर्जी से बचने के उपाय। एलर्जी बेहद आम है और कई लोगों को प्रभावित करती है। श्वसन एलर्जी होने पर व्यक्ति को किसी खास तत्व से जो वातावरण में मौजूद हो उससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे सांस लेने में समस्या के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की श्वसन एलर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। नाक और गले से संबंधित एलर्जिक बीमारियां हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं, जो एसेंशियली सीजनल होती है, किसी किसी खास मौसम में पाई जाती है, किसी को बरसात में, किसी को सर्दियों में, किसी को गर्मियों में। और एक रिलेटेड इससे डिजीज है जिसको हम दमा रोग कहते हैं या ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसके लक्षण खांसी, छाती में जकड़न और सांस में आवाजें आने से रोगी उपलब्ध करता है। हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इस बीमारी का निदान, पहचान और निदान करवाएं, उपचार करें। हमें कॉमन एलर्जन से बचना है, जैसे धूल, धुआं या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का से जनरेट की गई जो टोबैको फ्यूम्स हैं, या फिर घर में पाई गई वस्तुएं जैसी कारपेट्स या फिर पर्दे, कर्टन्स, जहां पे धूल मिट्टी जमी होती है, कहीं सफेदी हो रही होती है, रंगाई होती है, वहां से हम बचें। व्यक्ति को श्वसन एलर्जी होने पर कुछ मामूली लक्षणों से शुरुआत हो सकती है। यदि एलर्जी के लक्षणों को सही समय पर ठीक न किया जाए या इलाज न लिया जाए तो एक मामूली समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आजकल हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेडिकेशन उपलब्ध है, नेजल स्प्रेज हैं और इनहेलर्स हैं और ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं, मीटर डोज इनहेलर्स हैं। तो चिकित्सा से संबंध करें और इस विषय में हम उचित चिकित्सा प्राप्त करें और इस बीमारी का हम उपचार करें। आजकल जो हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं, इसके सहारे, जो भी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध, इसके सहारे हम पूरी तरह से व्यायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना हम किसी बच्चे को खेलकूद से रोकें और ना हम खुद जो बड़े हैं किसी व्यायाम से हम डरें या रुकें।
आमतौर पर श्वसन एलर्जी से व्यक्ति का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इसकी जल्द पहचान कर सही इलाज लिया जाए। यदि आपको लगता है कि आपको श्वसन संबंधित समस्या हो रही है और उसके लक्षण श्वसन एलर्जी जैसे लगते हैं, तो तुरंत एक विशेषज्ञ के संपर्क में आएं और उसका पूर्ण इलाज लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गढ़वा देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है और रोजगार के लिए पलायन यहां की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तो उपाय किए ही जा रहे हैं, कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयास भी मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। ये है गढ़वा जिले के मरहटिया गांव के रहने वाले कोलफील्ड से रिटायर्ड सिविल इंजीनियर रविंद्रनाथ दुबे। इन्होंने पलायन जैसी समस्या को कम करने के लिए अपने गांव में ही गोट्री रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। इतना ही नहीं, वे पशुपालन और चारा की खेती कर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। रिटायर्ड जनरल मैं सिविल डिपार्टमेंट से कोलफील्ड से हूँ। अभी हमारे पास 14 बकरियाँ हैं, 20 तक का अभी हम रूम बना लिए हैं, इसको साइंटिफिक ढंग से पाल रहे हैं और इसके बाद क्रॉस ब्रीड करके हायर नस्ल के लाने वाले हैं। झारखंड सरकार का रिसर्च सेंटर है चतरा, वहाँ से लाएंगे और उससे इनके क्रॉस कराएंगे तो उसमें 50% पहला जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में 75% इनमें ग्रोथ होगा। तब इनका वजन और दूध दोनों बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि 1.5 दुगना इनकम बढ़ जाएगा लोगों को। रविंद्रनाथ दुबे वैज्ञानिक तरीके से इस रिसर्च सेंटर में देहाती नस्ल की बकरियों को क्रॉस कराकर एक बेहतर नस्ल की बकरी तैयार करने की मुहिम में जुटे हैं। वे बताते हैं कि गांव के लोग इस नस्ल की बकरियां पालकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इसी चीज को मैं गांव के इर्द गिर्द सभी लोगों को प्रेरित करूंगा कि बच्चों को कि इसको पाल के और वो अपने यहाँ रह के ही 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए जो बाहर जाते हैं उनको जाने की जरूरत पड़ेगी, घर में रख के सुख चैन से रहेंगे। इस गोट्री सेंटर से न केवल रविंद्रनाथ आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस सेंटर से 5-7 लोगों को भी काम दे रखा है। महीना मिलता है, महीना का पैसा ले जाकर बाल बच्चे खाते हैं और उसी से बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। मेलबर्न गोट्री रिसर्च सेंटर और गौपालन से रविंद्रनाथ आर्थिक विकास की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रांची की एक नेत्रहीन बेटी ने इस बात को साबित करते हुए उर्दू भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए रांची विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल किया है और आगे पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बनने की चाहत रखती हैं। रांची के डोरंडा की रहने वाली सदफ कायनात देख नहीं सकती हैं। बावजूद इसके इन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए रांची विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल हासिल किया है। चूंकि सदफ कायनात किताबें पढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए उन्होंने सिलेबस के सारे चैप्टर को मोबाइल के जरिए सुनकर याद किया और राइटर का सहारा लेकर एग्जाम दिया। सदफ की मेहनत आज रंग लाई है। लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे दिखाई नहीं देता तो मैंने गोल्ड मेडल हासिल कैसे किया। मेरा तरीका अलग था थोड़ा पढ़ाई करने का। लोग जिस तरह पढ़ाई करते हैं मैंने उस तरह पढ़ाई नहीं किया है। लोग लिख कर देख कर पढ़ाई करते हैं, मैंने सुनकर और रट कर पढ़ाई किया है। टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई किया है। मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग के ज़रिए पढ़ाई किया करती थी और अपने बहन को ले जाकर राइटर के ज़रिए एग्ज़ाम लिखा करती थी। मेरे सारे एग्ज़ाम मेरी बहन ने, सिद्रा कोपल ने लिखा है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो एक एप्लीकेशन दिया जाता था यूनिवर्सिटी से, जिसे लेना पड़ता था सिग्नेचर करवा कर, उसे लेकर जाती थी। तब हमें राइटर अलाउ होता था, तब हम एग्ज़ाम लिखते थे। मैं वहाँ एग्ज़ाम में बताती जाती थी, मेरी बहन लिखती जाती थी। पढ़ाई में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी सदफ कायनात ने अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य को तय किया है। आगे वे पीएचडी की पढ़ाई और उसके बाद प्रोफेसर के रूप में करियर बनाना चाहती हैं। उनकी चाहत है कि नेत्रहीन बच्चों के लिए वे कुछ कर सकें। अभी तो मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है, लेकिन मेरी मंजिल ये नहीं है। मेरी मंजिल बहुत दूर है। मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने सदफ रखा है और सदफ मोती चमकता हुआ ही अच्छा लगता है और मुझे
चमकने के लिए अभी बहुत लंबी राह तय करनी है और इंशाल्लाह मैं ज़रूर चमकूंगी। मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, साथ में अच्छी तालीम बच्चों को देना चाहती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो VI होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते, उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी होती है, चमक जा चुकी होती है मेरी तरह, तो चमकने का ख्वाब भी वो भूल चुके होते। मैं अपने नाम को इस कदर चमकाना चाहती हूँ कि उनको एक हौसला मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं और वो लोग आगे बढ़े। मैं उनके लिए एक रहनुमाई का काम करना चाहती हूँ ताकि वो लोग हौसला ना खोए और आगे बढ़ने के लिए रास्ता तय करें। बेहद ही चौंकाने वाली बात यह है कि 5 भाई बहन में सदफ समेत 3 भाई बहन नेत्रहीन हैं। सदफ कायनात के पिता अख्तर सईदी भी पैर से लाचार हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद यह परिवार हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। उसने पढ़ाई करी बहुत ही एक यूनिक तरीके से। पहले ये किसी ने सुना नहीं, मैंने भी नहीं सुना, न जानता था न देखा था। उसी के जहन में ये बात आई कि मैं सुन के पढ़ाई कर सकती हूँ याद करके। तो मोबाइल से कॉलेज में लेक्चर रिकॉर्ड करती। जो बुक्स होते एमए के या ग्रेजुएशन के ज़माने में, वो बुक्स मैं पढ़ दिया करता। पूरी किताबें मैंने पढ़ी हैं। उनको पढ़ाते पढ़ाते तो मैं खुद पढ़ गया। शारीरिक कमजोरियों और घर की माली हालात अच्छी नहीं होने के बावजूद इनके बीच आपसी प्रेम और खुशियों को कोई रोक नहीं सका है। और तो और सदफ कायनात ने अपने नाम को सच करते हुए दुनिया में मोती की चमक फैला रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गोड्डा जिले के उपायुक्त ज़िशान कमर ने बुआरीजोर प्रखंड संचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार का भी आयोजन किया। अटल टिंकरिंग लैब भविष्य के वैज्ञानिक गढ़ रहे हैं। लैब के सहारे छात्रों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको हैरत में डाल देंगे। सलाइन या ब्लड चढ़ाने के दौरान अब उसकी बोतल की ओर टकटकी लगाए रहने की जरूरत नहीं रही। एक छोटे से सेंसर की मदद से स्कूली छात्रों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बोतल में पानी या खून के खत्म होने से पहले ही अलर्ट जारी करेगा। छात्रों ने ठीक इसी तरह का एक और सफल प्रयोग किया है, जिसकी मदद से अब हाथ लगाकर डस्टबिन का ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसका ढक्कन खुद ब खुद खुलेगा भी और बंद भी होगा। आज जनरेशन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल से पूरी तरीके से निर्भर होने वाला है और हम लोग उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं बच्चों को और आने वाले जनरेशन को भी कि ये कैसे काम करता है। एसी करंट जनरेटर है, इसका काम है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही नहीं, रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर के इन छात्रों ने कई और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार किए हैं जो आपके दैनिक जीवन को काफी आसान बना देंगे और यह कमाल हुआ है अटल टिंकरिंग लैब की मदद से। इसको हम पेंडेमिक के दौरान यूज कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, एक सर्वो मोटर लगा हुआ है और एक एड्रीनर लगा हुआ है। जैसे कि इसमें अगर हम हाथ 5 सेंटीमीटर तक लाएंगे तो ये सेंस करके एड्रीनो तक मैसेज भेजेगा। एड्रीनो सर्वो मोटर को मैसेज भेजेगा और ये खुल जाएगा और यहाँ वेस्ट डिस्पोज करेंगे तो खुद बंद हो जाएगा। 3D प्रिंटर है, इसमें एक नोजल कनेक्टेड है। जैसे ये 215 डिग्री पे यहाँ पर जाएगी वो गर्म हो गया, ये वायर नोजल के थ्रू गिरती है। कुछ भी डिज़ाइन दे सकती है, जैसे कि आपको गणेश जी की मूर्ति या कोई भी पॉटरी या फिर घर में डेकोरेटिंग के लिए आइटम्स कुछ भी चाहिए। यूजुअली अमेरिका में लोग देखते हैं घर भी इसी से आजकल बनाया जाता है। ये 3 डायमेंशंस पे दे सकती है, XYZ कोई भी डायमेंशन से मूव कर सकती है। एटीएल लैब के तकनीकी प्रशिक्षक सौरभ बताते हैं कि छात्रों को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट को वे बखूबी पूरा कर रहे हैं और विभिन्न मंचों पर उनकी सराहना भी हो रही है। अपने आइडियाज़ को गवर्नमेंट तक सबमिट किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स में। जब मैराथन वगैरह हुआ है तो हमारे विद्यालय के बच्चों का बहुत अच्छा अभी तक रहा है। उधर से भी फीडबैक आया है। बीइंग एटीएल इंचार्ज हम लोगों के पास जो मेल्स आते हैं उसमें कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा और मोरली बूस्ट करने का ज़रूरत है और हम लोगों को इस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं। दरअसल हर छात्र के भीतर
एक वैज्ञानिक छिपा होता है। जरूरत होती है केवल उस प्रतिभा को निखारने की। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कूलों में शुरू किए गए अटल इनोवेशन सेंटर का कम समय में भी काफी सुखद परिणाम देखने को मिला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के उपायुक्त आंजनी येलू डोडे ने जिला CSR समीक्षा की बैठक की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 में विभिन्न कंपनियों के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न कंपनियों के एजेंडा से भी अवगत हुए। पलामू के उपायुक्त आंजनेलू डोडे ने कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही झारखंड राहत फसल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जिलेवासियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। लातेहार के उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विद्यालयों में छात्र छात्राओं का 100% नामांकन, मध्याह्न भोजन, पोशाक एवं छात्रवृत्ति सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिले के उपायुक्त ने एक बैठक कर आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस सिलसिले में उन्होंने जागरूकता रथ भी रवाना किया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने अदालतों में लंबित मामलों से संबंधित समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने DCLR कोर्ट, जिला विधि शाखा के लंबित तथा कोर्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की सघन रूप से समीक्षा कर प्रतिवेदन हाईकोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। गढ़वा जिले में उपायुक्त रमेश घोलप ने सरकारी चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। बैठक में स्वास्थ्य शुचिता परियोजना पर भी चर्चा की गई। गिरिडीह जिले में विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त आवंटन से योजनाओं के चयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2 योजनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने वर्चुअल माध्यम से एक बैठक कर सभी नागरिकों को आभा कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया। यह कार्ड स्वास्थ्य जांच कर रिकॉर्ड और हिस्ट्री को संग्रहित करने में काफी मददगार है। रामगढ़ जिले के पतरातू अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विभिन्न प्रकार की पंजियों की जांच की और अधिकारियों को सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल रांची रेल मंडल के प्रबंधक और सिरसा के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम परिसर में मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान दौड़ का भी आयोजन किया गया। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे एक बार फिर से सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार। युवती हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने दुमका पहुंच रहे हैं भाजपा के कई बड़े नेता। दल बदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही है सुनवाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज तीज की धूम। महिलाएं पति के दीर्घायु होने के लिए कर रही हैं अनुष्ठान। और सिमडेगा में 5वें सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप संपन्न। एकलव्य हॉकी सेंटर और साउथ ईस्टर्न रेलवे की टीम बनी विजेता।